जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना अर्क पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते आज का क्लास। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्क पाठशाला में। दोस्तों हम आज क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर हमारा है एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। और एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आप लोग को बताया था कि रूट के अंदर जितनी भी संख्याएं होती है जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये एक √5 है, रूट के अंदर में 5 है और 5 का हम पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और मैं आप लोग को बता दूं, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखिएगा, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया है सिद्ध करने के लिए। कभी यहाँ पे √5 दे देगा, कभी यहाँ पे √3 दे देगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोग को इसको बहुत ध्यान से समझाने जा रहा हूँ, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हल, और यहाँ पे √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, लेकिन हम मान लेंगे क्या कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, √5 एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या का चाहे जितना भी कंडीशन हम लोग मानेंगे, उस सारा कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो परिमेय संख्या होगा, अगर नहीं करेगा तो फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किस रूप में होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये मैंने आप लोग को बताया था कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। और हम लोगों ने माना क्या है, √5 एक परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या का फॉर्म में हम लिखेंगे ना, जब परिमेय संख्या हम माने हैं तो परिमेय संख्या के रूप में हम लिखेंगे। चलिए, p/q बराबर √5। p/q क्यों किए हैं, क्योंकि सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, हम इसको माने हैं परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसलिए हम परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको क्या किए हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए हैं। और यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे जहाँ p तथा q एक, जहाँ p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q बराबर नहीं है 0 के। ये वाला भाषा हम लोग जरूर लिखेंगे। अधिकांश लड़के क्या करते हैं, ये लैंग्वेज को नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, जहाँ p तथा q एक सहअभाज्य संख्या है। अब होता है कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, क्योंकि इसमें आ गया है तो आप लोग को सहअभाज्य संख्या समझाना जरूरी होता है कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका HCF 1 होता है। जैसे कि 2 और 3 ले लीजिएगा, कोई सा भी अगर लगातार कोई संख्या होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्याएं क्या होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। 3 4 5 6, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ लगातार संख्या ही सहअभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 5 और 7 भी सहअभाज्य संख्या है, इसका आप लोग HCF निकाल करके देखिएगा, एक ही आएगा। 7 और 11 भी सहअभाज्य संख्या है, इसका भी आप लोग HCF निकाल करके देखिएगा, 7 और 11 का HCF एक ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये निकल करके आता है, मतलब ये होता है कि कोई से भी संख्या, अगर दो संख्या कोई भी हो, अगर उसका HCF करने पे HCF 1 आ रहा है तो वो संख्या आपस में क्या होगी, वो संख्या आपस में सहअभाज्य संख्या होती है। तो इसको यहाँ पे हम लिख दिए कि
p तथा q एक सह संख्या है। हम ये माने हैं p बटा q बराबर √5, जहाँ p तथा q एक सह संख्या है तथा q बराबर नॉट इक्वल टू 0, और ये सह संख्याएं होती है जिसका HCF 1 होता है। इतना लिखने के बाद हम इसको करेंगे, एक पक्ष हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, मतलब कि एक बराबर के लेफ्ट साइड में है और एक बराबर के राइट साइड में है। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब हमको इधर भी वर्क करना है और इधर भी वर्क करना है। वही चीजें मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर p बटा q इसको भी वर्क कर दिए और √5 इसको भी हम वर्क कर दिए। हमारे पास क्या निकल करके आएगा, p² बटा q² बराबर √5 का जब भी स्क्वायर होता है, √5 का स्क्वायर होगा तो ये सिर्फ 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा तो ये 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर होगा तो ये सिर्फ 2 होगा। मतलब किसी भी संख्या का अगर वो रूट में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो उस पर से क्या होता है, उस पर से रूट खत्म हो जाता है। ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो जब हम p बटा q का होल स्क्वायर किए तो p² बटा q² बराबर, अब इधर √5 का स्क्वायर किए तो क्या हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, रूट सिर्फ 5 हो जाएगा। अब हम इधर लिखते हैं p² और ये q जाकर के इधर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मान लेते हैं हम 1। अब जब क्रॉस गुणा होगा तो p में p² 1 से गुणा होगा तो यहाँ पे p² और q² जाकर 5 से गुणा होगा तो क्या होगा 5q²। ये हमारे पास निकल करके आया p² बराबर 5q²। क्योंकि p² बराबर 5q², इसका मतलब ये होता है कि जो p² है ये 5 से क्या है, विभाज्य है। p² 5 से विभाज्य है, तो हम इसको लिखेंगे p² बराबर p² 5 से विभाज्य है, मतलब कि p² 5 से कटेगा। और जब p² 5 से विभाज्य है तो यहाँ पे हम लिखेंगे p भी 5 से विभाज्य है। अब मैं ये वाला सारा टर्म आप लोग को एक बार समझाने जा रहा हूँ कि p² बराबर 5q², तो p² 5 से आखिर क्यों विभाज्य है, ऐसे थोड़ा p² 5 से विभाज्य है। जैसे कि हम मान लेते हैं एक संख्या है हमारे पास 12, एक संख्या हमारे पास है 12, तो इसका गुणनखंड क्या क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा 1 2 3 4 6 और 12। इसका गुणनखंड यही निकल करके आएगा। जब यहाँ पे है 12 तो इसका गुणनखंड ऐसे निकल करके आएगा। गुणनखंड मतलब ये 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और सिर्फ और खुद 12 से भी कटेगा। जैसे कि हम 12 को इधर फैक्टर लिखते हैं, 2 छक्के 12, 2 3 6 3 3। अब 12 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 3, तो 12 बराबर 2 का स्क्वायर गुणा 3। इसका मतलब है कि 12 2 से भी कटेगा, 2 का स्क्वायर 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 2 4 3, ये सबसे 12 कटेगा। तो यहाँ पे भी तो वही है, p² बराबर 5q², 5p² बराबर 5q²। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, तो p² अब 5 से कटेगा कि नहीं, जैसे कि 12 जो है अपने बराबर में इस साइड इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब कि 12 अपने फैक्टर से जरूर कटेगा। तो यहाँ भी तो वही है, p² बराबर 5q², तो इसका मतलब यही हुआ ना कि p² 5 से जरूर कटेगा। जब p² 5 से कटेगा, जब p² 5 से कटेगा तो p भी 5 से कटेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, कि 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो जब 3 का स्क्वायर 9, अर्थात कि जब 3 का स्क्वायर जब 9 से कट रहा है, जब 3 से कट रहा है, सॉरी, जब 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, जैसे कि 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 से कटेगा, 3 बार में कटेगा ना, तो जब 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो क्या 3 3 से नहीं कटेगा, जब 3 का स्क्वायर 3 से कट रहा है तो ये 3 भी क्या होगा, सिर्फ 3 क्या होगा, 3 भी 3 से कटेगा, 3 3 से एक बार में कटेगा। वही है कि जब p² 5 से कट रहा है तो p क्या होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। कैसे, यहाँ पे मैंने आप लोग को समझाया हूँ।
देखिए पी स्क्वायर बराबर 5q², पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है और पी भी 5 से विभाज्य है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि चलिए हमारे पास इक्वेशन 1 निकल करके आ गया। इसको हम इधर ऐसे दो पार्ट में बांटते हैं, जगह नहीं है। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि एक बार फिर मानेंगे p का मान, एक बार कुछ भी हम फिर मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि माना p बराबर 2, सॉरी यहाँ पे √5 सिद्ध करना है ना, तो 5a मानेंगे। माना जितना यहाँ पे सिद्ध करना होगा दोबारा से हम मानेंगे कि माना p बराबर 5 है। और ये इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, p का मान रख लेंगे। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब चलिए इस p का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो p के जगह पे हम 5a रखेंगे, लेकिन p स्क्वायर है। चलिए पहले रखते हैं 5a स्क्वायर, p के जगह पे हम इसका मान रखेंगे, बराबर इधर क्या है, बराबर 5q स्क्वायर। अब यहाँ पे 5a स्क्वायर, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25a स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ये निकल कर का गया, इसको स्क्वायर करेंगे तो 25, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर है। इधर तो हम स्क्वायर किए नहीं है, ये हमारा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब हम इसको यहाँ से इसको कटा देंगे, 5 से 25 कितना बना, 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया 5a स्क्वायर। ये 25 जो है 5 से 5 बार में कट गया तो 5a स्क्वायर, 5 तो कट गया तो बराबर q स्क्वायर। सिर्फ हमारे पास अब ये इतना बच गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि निकल कर आया 5a स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या निकल कर गया था, यहाँ पे हमारे पास निकल कर गया था p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या निकल कर रहा है, q स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो q स्क्वायर है, q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आया था 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, हम लिखा था कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं q स्क्वायर किससे है विभाज्य, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी हमारा 5 से विभाज्य होगा। मैंने आपको बताया था जब ये वाला टर्म समझा रहा था तो बताया था कैसे, जब q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे q भी 5 से विभाज्य है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन समझिएगा, आंसर हो गया है। हम लिखे हैं यहाँ पे p बटा q, जहाँ हम क्या माने हैं, p तथा q एक सअभाज्य संख्या माने हैं। p तथा q क्या है, एक सअभाज्य संख्या है। और यहाँ पे p हमारा क्या निकल कर क्या है, p 5 से विभाज्य है और p स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। यहाँ पे भी q भी 5 से विभाज्य है और q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। अब बताइए, आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग सीखिएगा इस यहाँ पे कि कोई सी भी अगर दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है, दो संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है तो उसका फैक्टर क्या होता है। जैसे कि ये 3 और 4, जैसे कि ये मान लेते हैं कि हम ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो कोई सी भी संख्या अगर सहअभाज्य संख्या है तो वो दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही कटेंगी, बाकी एक कटेगी दूसरी नहीं कटेगी। अगर दोनों संख्या को कटना होगा तो उसके लिए हम क्या चाहिए, एक चाहिए, तभी तो उसका HCF 1 होता है सहअभाज्य संख्या का। तो 3 और 4 हमने सहअभाज्य संख्या माना, और सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कटनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 से 3 भी कट जाएगा 3 बार में, और 1 से 4 भी कट जाएगा 4 बार में। 3 से 3 तो कटेगा, 4 कभी कटेगा, अगर सहअभाज्य संख्या होगी तो 4 कभी भी नहीं कटेगा। 4 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन क्या 4 से 3 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, सहअभाज्य संख्या माने हैं और q किससे आ रहा है कि 5 से विभाज्य है। यहाँ पे p किससे आ रहा है कि 5 से विभाज्य है। जब ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, ये तो सिर्फ दोनों सिर्फ एक से कटनी चाहिए, एक के अलावा दूसरी किसी भी संख्या से कटनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ दोनों संख्या किससे, एक से कटनी चाहिए। लेकिन आ रहा है क्या, यहाँ पे q 5 से विभाज्य है और यहाँ पे p क्या आ रहा है, 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि विरोधाभास। यहाँ पे हम लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ कथन में
कथन में विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव। ये हमारे पास निकल करके आ गया। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के बाद से मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन लाया हूँ उसी में प्रैक्टिस के लिए, जो आपके ही बुक का है और ये एग्जाम्पल्स है। उदाहरण नंबर 9 को मैं लेकर के आया हूँ। इसमें क्या है, उसमें था √5 था और इसमें √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताना है। ये मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। देखिएगा इसको, इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, प्रीवियस ईयर में उठा करके देखिएगा, ये डिट्टो सवाल यही पूछा है। सबसे पहले मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या, हमको सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम मानेंगे क्या कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर हम लिखेंगे। जब हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको परिमेय संख्या के रूप में ही लिखेंगे, p/q बराबर √3। और यहाँ पे फिर वही भाषा लिखेंगे कि p और q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, तथा q बराबर नहीं है 0 पे। ये चीजें आप लोग को जरूर लिखना है, इससे नंबर कट जाता है, लड़के ये नहीं लिखते हैं। ये चीजें आप लोग को लिखना है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर भी और इधर भी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब हम इसको वर्ग करेंगे p/q का स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर। जब हम इसको वर्ग करते हैं तो क्या होगा, p² बराबर q² बराबर, और ये √3 है, √3 को जब हम वर्ग करेंगे तो मैंने आपको बताया था ना, किसी भी संख्या अगर वो रूट में है उसको वर्ग करने पर उसका क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये p² 1 से जब गुणा होगा, जब p² 1 से गुणा होगा तो ये होगा p² और 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, p² बराबर ये क्या होगा 3q², 3q²। क्या निकल करके आया, p² बराबर 3q²। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि p² 3 से विभाज्य है, p² 3 से विभाज्य है। p² 3 से क्यों विभाज्य है, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था, इसका डिस्कशन कराया था पूरा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। p² 3 से विभाज्य है, जब p² 3 से विभाज्य है तो फिर वही लिखेंगे कि p भी 3 से विभाज्य है, p भी 3 से विभाज्य। और यहाँ पर हम इसको क्या मानते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम यहाँ पे p बराबर 2r 2a a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं, एक बार और मानना है, p बराबर 3r। 3r क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 सिद्ध करना है, इसलिए जो यहाँ पे सिद्ध करना रहता है हम वही मानते हैं। √3 सिद्ध करना है तो √3 मानेंगे, इधर √5 सिद्ध करना था तो इधर हम 5 माने थे। और ये अपने मान से आप कुछ भी मान सकते हो, r मानो, a मानो, b मानो, c मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमारे पास वही आएगा। तो p बराबर क्या है, √3r हमने माना, लिखेंगे माना। अब p का मान जो इक्वेशन 1 है इसमें हम रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो p के जगह पे क्या रखेंगे, 3r रखेंगे, पूरा 3r, तो 3r और p का स्क्वायर है तो इसको हम क्या करेंगे
स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर। अब 3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और r का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा r स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब ये क्या होगा 3 से कट जाएगा 3 बार में, तो 3r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। जैसे हम यहाँ पे लिखे थे कि p स्क्वायर 3 से विभाज्य है और p भी 3 से विभाज्य है, तो वैसे ही हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है और q भी 3 से स्क्वायर है, 3 से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे कि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, और जब q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य होगा, q भी 3 से विभाज्य है। q 3 से क्यों विभाज्य है, क्योंकि q स्क्वायर 3 से विभाज्य है। और हमने यहाँ पे माना है p तथा q क्या है सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो सिर्फ एक ही से कटती है। दोनों संख्याएं सिर्फ एक से कट सकती है, बाकी दोनों संख्याएं अलग अलग कटेंगी, मतलब खुद से कटेंगी, लेकिन दोनों संख्याएं सिर्फ एक से ही दोनों संख्याएं कटेंगी। एक छोड़ के दूसरा किसी से भी दोनों संख्या नहीं कट सकती है। लेकिन हम यहाँ पे देखें कि p भी 3 से कट रहा है और q भी 3 से कट रहा है, और माने हैं सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या एक छोड़ के दूसरे किसी से कट ही नहीं सकती है, तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा उदाहरण नंबर 9 था, और इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो मैंने बताया था, और ये वाला एग्जाम्पल में से बताया हूँ एग्जाम्पल 9 नंबर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी और समझ में भी आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है और सारा कुछ समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।